Good evening, class. In your chemistry class, we were studying the chapter 4, chemical bonding and molecular structure. जिसमें लास्ट क्लास में हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बहुत सारे केसेस के बारे में स्टडी किया एंड बहुत सारे उसके कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। साथ ही साथ हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में भी स्टडी किया, जिसमें आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देता है किसको, नॉन मेटल को। फिर हमने आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशंस पढ़ी थी कि जिस जनरली मेटल्स का क्या होता है, बहुत ही लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और नॉन मेटल्स की क्या होती है, बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से वो कैपेबल होते हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि मैं लैटिस एंथैल्पी आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो यूजुअली क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है अमॉन्ग ऑल द बॉन्ड दैट एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई मेटल, जैसे कि Na क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करता है, जब तक मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड न कराऊं। ठीक है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी क्या बोल रहा था कि उसको एनर्जी प्रोवाइड कराओ तभी वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एंड क्लोरीन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो उस दौरान क्या हो रहा था कि ये एनर्जी रिलीज कर रहा था। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज कर रहा था, तभी ये एनायन बना। अब ये जब हायर एनर्जी स्टेट में है दोनों, तो सोडियम जो है ये हायर एनर्जी स्टेट में है, और केमिस्ट्री का रूल क्या बोलता है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना अनस्टेबल। यानी स्टेबल बनने के लिए क्या करते हैं, जब भी ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये अपनी एनर्जी बहुत हद तक क्या करते हैं, लूज करते हैं, तभी ये एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, ब्रेक करने के लिए मुझे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करने के लिए, क्यों, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, कंपाउंड बनाए। तो जब भी मुझे किसी आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करना हो, तो उस दौरान में कितनी एनर्जी लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब जनरली इसका नाम लैटिस एंथैल्पी इसलिए रखा गया क्योंकि ये पाया गया था कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ये लैटिस शेप में एग्जिस्ट करते हैं। लैटिस का मतलब है, जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है NaCl का, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक क्यूब, ठीक है, सिमिलरली ऐसे 8 सिमिलर क्यूब्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि हर कॉर्नर में अपने अपनी पोजीशन के हिसाब से Na और Cl ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जनरली लैटिस शेप में एग्जिस्ट करते हैं, ये इनका लैटिस कहलाता है। ये एक लैटिस है, इसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक कंप्लीट कमरा है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल या फिर लैटिस बोलते हैं। तो इसको जनरली इस लैटिस को, यानी इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगी, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी के नाम से हम उसको जानते हैं। तो जनरली जो लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है वो है कि अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू ब्रेक दी 1 मोल ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स या 1 मोल ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। जैसे NaCl के लिए शायद जो दिया गया है वह है 788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी 1 मोल NaCl को, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगी, 788 किलो जूल। तो ये क्या कहलाता है, मेरा लैटिस एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि लैटिस एंथैल्पी क्या है। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है, कितनी भी आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हर आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग है, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिफरेंट है। thus each ionic compound have different lattice enthalpy. And what is the lattice enthalpy? The amount of energy required to break the ionic bond completely and to separate the ions into their constituent ions. ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने एक जो टॉपिक मेरा रिमेनिंग था वो था ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल, ये लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल।
हमने जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, मैंने कहा कि हर एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करता है कि हाँ मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे आउटर मोस्ट शेल में चाहिए तभी मैं स्टेबल हूँगा। लेकिन अब इसको आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक समझो या ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक समझो, बात एक ही है। इसका पहला ड्रॉबैक ये था कि जब इसने कहा कि हर एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो बट फिर भी कई जगह तो ऐसा हो रहा था कि सेंट्रल मेटल का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। जैसे कि अगर मान लो BeF2 है, तो यहाँ बेरिलियम के साथ 2 फ्लोरीन आकर के रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इसके साथ ये मेरा क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम कहलाता है। अब बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बेरिलियम और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो कई जगह ऐसे हो रहा था कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। सेकेंड ड्रॉबैक, कई जगह ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे थे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमने उसके लिए पढ़ा था NO के लिए। NO में हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन के पास टोटल, और जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ शेयर कर दिया। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट। लेकिन नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स वालों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि भैया तुम तो बोल रहे हो कि ऑक्टेट रूल होना चाहिए, पर यहाँ तो नहीं हो रहा था। तो सेकेंड ड्रॉबैक ये था। थर्ड ड्रॉबैक ये था कि कई जगह हमने तो इनका ये स्ट्रक्चर पढ़ा कि कई जगह सिंपल मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर कई जगह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे KCl5, SF4, SF6, ये सब भी जो एग्जिस्ट कर रहे थे, इसका क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। जैसे कि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी तो ऑक्सीजन की तरह ही है। और मान लो एक फ्लोरीन यहां से आया, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन यहां से आया, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन यहां से आया, एक फ्लोरीन यहां से, सिमिलरली यहां से भी, एंड यहां से। अब रूल क्या था, हर कोई रिएक्ट क्यों करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये फ्लोरीन तो रिएक्ट कर रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सिमिलरली सबका। लेकिन सल्फर के पास देखो तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब इसके पास तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट रूल कहां चला गया, तो इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिमिलरली PCl5 SF4 को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अभी तक हमने 3 ड्रॉबैक्स पढ़े। पहला ड्रॉबैक्स क्या था, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। सेकंड था ऑड इलेक्ट्रॉन्स वालों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। थर्ड था कि ये कॉम्प्लेक्स वालों को नहीं कर पा रहा था। फोर्थ क्या था कि इसने पाया कि नोबल गैस कंप्लीटली इनर्ट है। नोबल गैसेस क्या है, कंप्लीटली इनर्ट है। इट मींस हर कोई नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, तो नोबल गैस क्यों चाहेगा कि मैं किसी और की तरह बन जाऊं। इट मींस नोबल गैस तो आइडियल रहना चाहिए, वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। पर जब उन्होंने और ज्यादा रिएक्शन किया तो उन्होंने पाया कि HCl4 बनता है, HCO2F2 बनता है, HgO3 बनता है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नियॉन आंतक नोबल गैसेस आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं। ज़ेनॉन तो मेरा नोबल गैस है, वो क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बाद में कुछ थ्योरीज आई। उस थ्योरीज को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स। अब बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब है कि जब भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उनके बॉन्ड के कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जरूरी थोड़ी कि बॉन्ड बन गया बस। अब हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो हम जो बॉन्ड पैरामीटर्स में पढ़ेंगे कंप्लीटली कोवेलेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब जनरली जो दो प्रकार के बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो जाएगा कि आयनिक बॉन्ड में तो हो जाएगा कि चलो एक Na है एक Cl है, ठीक है, ये Na ये Cl, और इनके बीच का जो डिस्टेंस बन जा रहा है, इनके बीच के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस का, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। या सिंपल से मान लो कि जब HCl बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा HCl हमेशा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन,
ये दोनों ने आपस में शेयरिंग कर लिया, क्योंकि क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि इनका बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो कैसे शो करेंगे इसको? हाइड्रोजन छोटा सा, क्लोरीन बड़ा सा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या कहलाता है? दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट तक यहाँ, और ये इसका क्लोरीन का है। तो जस्ट सपोज की टोटल बॉन्ड लेंथ मेरी L है और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज RA है, रेडियस ऑफ क्लोरीन B है, तो बॉन्ड लेंथ L कितना हो जाएगा? RA प्लस RB। और बॉन्ड लेंथ हमेशा पिकोमीटर में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है? पिकोमीटर में। एक पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो ये बॉन्ड लेंथ निकालने का तरीका है। ऐसे कोवेलेंट एक होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने आपको बताया था, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस केस में क्या होता है? जनरली जो भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए, मान लीजिए यहाँ से कोई दो मॉलिक्यूल्स आए, एक X था, एक यहाँ से Y था, तो ये जब दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं तो इनका एवरेज लेंथ निकालते हैं, इनका एवरेज लेंथ निकालते हैं, जो कि थोड़ा बहुत ये बोलते हैं कि एजम्पशन रहता है या एक्यूरेसी करके हम निकालते हैं, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड पैरामीटर जो हमारा है वो है बॉन्ड एंगल, ठीक है। सेकंड जो पैरामीटर हमारा है वो है बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है? जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके बनते हैं, अब जैसे HCl है, तो ये तो लीनियर मॉलिक्यूल है कि इसका बॉन्ड एंगल तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बॉन्ड जैसे इसकी बात करूं, BeF2 की बात करूं, तो ये बेरिलियम एक क्लोरीन, बेरिलियम एक क्लोरीन, तो इसके जो दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल, ठीक है। यानी ये सिंगल वाले में कभी नहीं बनाएगा। ये कब बनाएगा? जब 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, Be एक F, टोटल 3 एलिमेंट। तो जो दो बॉन्ड के बीच का एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे तो 180 डिग्री बन रहा है। अब ऐसे अगर मैं पूछूं कि H2O का बताओ, तो आप लोगों के मन में एक ही सवाल आएगा, ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, इसका भी 180 होना चाहिए, पर नहीं, ये कभी 180 नहीं होता है। H2O का जो बॉन्ड स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरीके से रहता है, और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री है, ये होता है, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो 104.5 है। अब 104.5 क्यों है, 180 क्यों नहीं है? तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि BF3 का मुझे बताइए कितना होगा बॉन्ड एंगल। ये बोरॉन एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, तो अब 3 है, यानी ट्रायंगल शेप बना रहा है, तो ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इसका बॉन्ड एंगल। यानी दो तो बॉन्ड के बीच में क्या एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, अब हमने कोवेलेंट में पढ़ा कि बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, एंड साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे कि C2H6 में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और C2H2 में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यानी ये क्या कहलाता है? इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे CO था तो CO के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, CN है, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब इनकी जो बॉन्ड लेंथ जो वेरी करती है, जो हमने बॉन्ड लेंथ सबसे पहले स्टडी किया, वो डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ अटैच हुआ है। जैसे कि अब ये भी C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। शायद बुक में दी गई है, इसकी 140 पिकोमीटर होती है और इसकी जो होती है 115 पिकोमीटर होती है, ठीक है। शायद हो सकता है कि 120 दिया हो, आई एम नॉट श्योर। एंड जो सेकंड इसका जो होता है वो 140 पिकोमीटर होता है। यानी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो डबल बॉन्ड है तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड है। यानी इसकी 140 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है और इसकी 120 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। यानी इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कितना है?
इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इतना है। अब जब C ट्रिपल बॉन्ड N की बात आ रही है तो बहुत कम हो गया, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये थोड़ा सा क्या करता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, तो होप ये आपको क्लियर आ गया होगा। आप ये जो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो काफी ज्यादा रहती है, अप्रोक्सीमेट 156 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ रहती है। तो ऐसे ही डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब मैं जैसे O डबल बॉन्ड O की बात करूंगा तो ये इससे तो और बहुत ये कम ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि कितना एक्टिव एटम मेरा रिएक्ट कर रहा है। अब जब हमने ओजोन के बारे में स्टडी किया, ठीक है, एंड उसके फॉर्मल चार्ज के बारे में जब हमने स्टडी किया था, तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था, O डबल बॉन्ड O सॉरी, तो ये ऐसे बन रहा था। जो हमारा फोर्थ बॉन्ड पैरामीटर है वो रेजोनेंस है। वो क्या है? रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा जल्दी से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, O यहां से इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। बस फर्क इतना था, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा था, ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा था। अब जरूरी थोड़ी है कि ये ऑक्सीजन इसी के साथ ही शेयरिंग करेगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए और इसके साथ शेयरिंग करे। दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यानी एक ही मॉलिक्यूल के दो दो अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स having same molecular formula but different structures, क्योंकि यहां देखिए दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे हैं, भले वो दिखने में एक जैसे हैं बट है तो अलग अलग। एक बार ऑक्सीजन इसके साथ तो एक बार ऑक्सीजन इसके साथ। तो इसमें ओवरऑल जो इनका मेन एक स्टेबल है बन जाता है वो ये है कि इस ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। अब इसका जो डबल बॉन्ड है वो वेरी कर रहा है। कैसे? एक बार डबल बॉन्ड इधर है तो एक बार डबल बॉन्ड इधर है, तो उसको हम पार्शियली ऐसे शो कर देते हैं, यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर हम प्रेफर करेंगे? तो हम उसी स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं जिसकी एनर्जी सबसे लो होगी। क्या होगा? एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा लो होगी, हम उसी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का रूल क्या बोलता है? जो जितना कम एनर्जी वो इतना ज्यादा स्टेबल है। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसके पास जो एनर्जी और इसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। एंड देखा जाए अगर तो जो इसका जो बॉन्ड पैरामीटर होता है वो 148 पिकोमीटर होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, और डबल बॉन्ड का 128 पिकोमीटर होता है। तो जनरली इस केस में हम क्या करते हैं, जब अलग अलग हमको बॉन्ड पैरामीटर्स मिल रहा हो या बॉन्ड लेंथ मिल रही हो तो हम क्या करते हैं? एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमको 128 पिकोमीटर क्या मिलती है? बॉन्ड लेंथ मिलती है। यानी कि अगर मैं इस पे भी ऑब्जर्व करूं तो इसका 148 पिकोमीटर है और इसका 128 पिकोमीटर है। तो जो एवरेज बॉन्ड लेंथ निकलती है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C में मैंने आपसे कहा कि 120 पिकोमीटर है, तो वो कैसे पता चला? वो एवरेज निकाल देते हैं कि हाँ ये ऊपर वाला बॉन्ड, बीच वाला और तीनों का एवरेज निकाल लिए। उसी प्रकार इसमें भी जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो 128 पिकोमीटर जो होती है वो ओजोन की बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं? एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ऐसे आपके एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो रेजोनेंस आपको क्लियर होगा कि रेजोनेंस क्या होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर बनाने के तरीके अलग अलग हो। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, CO3 2-। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2- का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से मिला है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से प्रोवाइड किया गया है। एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसी प्रकार यहां पे एक ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बना लिया।
अब ये ऑक्सीजन को कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला हो तो इसके ऊपर -4, इस ऑक्सीजन को भी -4। अब इसके दो और स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, कैसे जरा देखते हैं। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाए और माइनस यहां आ जाए, यानी सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, माइनस माइनस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाए, इसके ऊपर माइनस आए और इसके ऊपर माइनस आए, यानी C डबल बॉन्ड O माइनस माइनस। यानी एक ही कंपाउंड के 3 अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे लो है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस क्लास, लाइट चली गई थी। सो फिर से एक ही कंपाउंड के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे लो है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस पास में आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और जितना ज्यादा रिपल्शन उतना अनस्टेबल। उसी प्रकार ये भी माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस दूर है, तो इसीलिए ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जिसकी एनर्जी सबसे कम हम उसी को ही प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम एग्जाम में बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो हमेशा यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो क्लास होप रेजोनेंस टॉपिक इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए हम इतना ही कैरी ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डाइपोल मूवमेंट स्टडी करेंगे, फजान्स रूल स्टडी करेंगे, एंड साथ ही साथ हम न्यू एक थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, एंड इफ केस आपको कोई भी डाउट आता हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सो हैव अ नाइस डे।